मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो आज बात करते हैं बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के मचे घमासान पर। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के जो कवायद शुरू हुई है उससे पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। पूरा मामला क्या है, इसके मायने क्या है, इसके राजनीतिक पहलुओं पर क्या क्या असर पड़ सकते हैं, इसके पीछे के उद्देश्य क्या है, क्या कोई राजनीतिक साजिश है या चुनाव आयोग जो कि स्वतंत्र संस्था है उसकी अपनी एक कवायद है, क्या पहले से ये सब होता रहा है और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और पार्टियों के रुख क्या है, इस पर करेंगे इस पूरे वीडियो में तफसील से बात। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसमें कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव जरूर दें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अब आगे इस पर हम लोग बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर के। हम लोग बराबर बिहार की राजनीति पर नज़र बनाए हुए हैं, वहाँ के घटते बढ़ते जो घटनाक्रम हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर विधानसभावार समीक्षा भी कर रहे हैं। वहाँ एक बड़ी टीम हम लोगों की बिहार में मौजूद है। जितेंद्र चौरसिया जी, शशि शेखर जी वहाँ हैं, वहाँ से जो अपडेट्स आते हैं वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। खुद कई बार जितेंद्र चौरसिया जी ने आकर के आप लोगों को बताया और आगे भी वो आपको बिहार की राजनीति का अपडेट देते रहेंगे। हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव आयोग ने अपनी एक कवायद शुरू की है जिसमें उन्होंने जो मतदाता सूची है उसके सुधार के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए लोगों से दस्तावेज मांगे हैं। लेकिन इसकी गहन पड़ताल अगर करते हैं तो बहुत तकनीकी भाषा में जाने से बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं, समझ में नहीं आती। बहुत साधारण भाषा में आपको इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, क्या क्या इसका असर होगा राजनीति पर, वो समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम चुनाव आयोग की भाषा को समझने का प्रयास करें उसमें बहुत पेचीदगियां हैं, तो सीधे सीधे उसके मायने क्या समझ आते हैं। उसमें चुनाव आयोग जब कभी उसकी सफाई देगा, स्पष्टीकरण देगा, जिसकी उम्मीदें बहुत कम रहती हैं, तब उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अभी कुल मिलाकर के चुनाव आयोग का वो नोटिफिकेशन कहता क्या है, उसके मायने क्या है, राजनीतिक उसके परिदृश्य पर क्या असर पड़ने वाले हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ये चीज़ समझ में आती है कि इस समय बिहार में मतदाता सूची नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नोटिफिकेशन के आधार पर अब बिहार के प्रत्येक मतदाता को आवेदन करना होगा और आवेदन करने के बाद जो आवेदन आएंगे उसके आधार पर नई वोटर लिस्ट तैयार होगी। ये सबसे बड़ा पेच है और उसके लिए जो समय मुकर्रर किया गया है वो आज यानी इतवार, आज संडे से स्टार्ट हो रहा है और आने वाले 25 दिनों तक ये कवायद रहेगी। क्या 25 दिनों में ये सब संभव है? आवेदन की पेचीदगियाँ क्या है, ये समझने वाली चीज़ है। और फिर मैंने आपसे जो पहले कहा कि इसके मायने क्या हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, इसको अंत तक देखें अगर आपको भारतीय राजनीति में और ख़ासतौर से बिहार के चुनाव में इंटरेस्ट है, उसमें आपकी दिलचस्पी है तब। तो चुनाव आयोग ने कई एक कैटेगरीज बना रखी हैं कि अगर आप 1987 से पहले के मतदाता हैं, आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, या आप नए मतदाता हैं, तो आप अलग अलग कैटेगरी में आके जाएंगे और आपको अलग अलग तरह से आवेदन करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन एक ड्राइव चलाता था जिसमें उनके बीएलओज घर घर जा करके वोटर लिस्ट का सत्यापन करते थे, उसका पुनरीक्षण करते थे और खुद से उसमें लिखते थे कि किसका वोट कटना है और किसका वोट बढ़ना है। लेकिन यहाँ अब जिम्मेदारी मतदाता के ऊपर डाल दी गई और कहा यह गया है कि अगर आप मतदाता हैं बिहार के तो आपको खुद साबित करना पड़ेगा तमाम दस्तावेजों के साथ में कि आप वहाँ मतदाता हैं और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आपको नए सिरे से खुद आवेदन करना पड़ेगा। ये बहुत सारी पेचीदगियाँ जिसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव इस सबको लेकर के हमलावर हैं, कांग्रेस के अपने हमले जारी हैं और चुनाव आयोग की अपनी दलीलें और सफाइयाँ हैं। अब ऐसे मोटा मोटी चीज़ एक ये समझ लेंगे, सिर्फ इस पर हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि इसके राजनीतिक पहलू क्या है, उस पर तकनीकी पहलू से ज़्यादा राजनीतिक पहलुओं पर क्यों ऐसा हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, क्या वाकई में ये एक अच्छी कवायद है जो होनी चाहिए एक फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन के लिए, एक निष्पक्ष मतदान के लिए ज़रूरी है। प्रथम दृष्टया तो अगर देखें तो इसमें ये समझ में आता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है वोटर लिस्ट में अगर कुछ नाम हटाए जाने हैं, कुछ नाम जोड़े जाने हैं और वो पूरी पारदर्शी तरीके से किए जा रहे हैं, अगर तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें सवाल भी बहुत हैं, इन लेकिन का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। उसमें ये है कि अगर आप 1987 से पहले के मतदाता हैं वहाँ, तो आपको अपना वोटर लिस्ट में मतदाता का जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। वो मतदाता की वोटर लिस्ट भी आपको ही ढूंढनी है, उसमें से अपने नाम का पेज निकालना है और उस आवेदन के साथ में जो आवेदन पत्र होगा उसके साथ में संलग्न करके उसको आपको जमा करना है। बहुत साधारण है, खैर ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन
आप अगर मुझसे कहें कि मैं 1987 या 2003 की मतदाता सूची ढूंढने जाऊं और मैं चुनाव आयोग में ढूंढूं जा करके, तो वो बड़ा जटिल प्रक्रिया है और उसमें 25 दिन का टाइम है, तो आदमी क्या क्या कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन क्या संभव है कि वोटर लिस्ट हम ढूंढ पाएं और जाकर के चुनाव विभाग के दफ्तर से या कहीं निर्वाचन कार्यालय से जाकर के वोटर लिस्ट हासिल करें। इसका पन्ना लगाना है, उसके साथ में संलग्न करना दस्तावेज के रूप में। दूसरा, कुछ जगहों पर ये कहा गया है कि मतलब मैं अगर उसके क्राइटेरिया में उस कैटेगरी में आता हूँ तो मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, जब मेरा जन्म हुआ था तो बर्थ सर्टिफिकेट न तो वो हॉस्पिटल देता था, न म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिया जाता था, और वो दस्तावेज उस समय के खोजना भी मुश्किल है। मेरा भी जन्म हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन क्या वो दस्तावेज उस समय के वहाँ होंगे, बड़ा सवाल है। साथ साथ कहीं कहीं कहा गया है ये कि मेरे साथ मेरे माता पिता का या माता पिता में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट या उनका जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है वो चाहिए। अगर कहीं हमारे पिता नौकरी करते हैं, सर्विस करते थे, तो मुझे उस विभाग में जाकर के उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इतनी आसानी से इतने दिनों में मिल जाएगा क्या? लेकिन फिर भी मान लेते हैं मिल जाएगा, लेकिन जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, जिनके पिताओं ने नौकरी नहीं की है, उनका क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। ये लगता ये है सब देखने में कि इसकी पेचीदगियां बहुत हैं। दूसरी, नए मतदाता जो हैं उनको लेकर के बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी स्थितियां अजीबोगरीब खड़ी होती चली जा रही हैं। सन 2000 के बाद के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, जिनको आवेदन करना है, उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, साथ ही अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब सोचिए कि इसमें जन्म प्रमाण पत्र के जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल नहीं है, जबकि आप सोचिए कि 20 सालों से ये कवायद चल रही है कि आधार कार्ड बनाना जरूरी है। सबके, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के पास उसका एक यूनिक नंबर होना चाहिए, उसकी पहचान का जो यूनिक नंबर है, यूनिक आईडी नंबर होना चाहिए हर व्यक्ति का, और वो अलग अलग होगा। बड़ी कवायद हुई और 2014 के बाद तो पूरे देश में तहलका मचा दिया गया इस आधार कार्ड को लेकर के। अगर आधार कार्ड नहीं है तो न तो आपका अकाउंट खुलेगा, ना आपका पैन कार्ड बनेगा, और सब जगह आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है। लेकिन मतदाता सूची में आपके दस्तावेज को साबित करने के लिए, आपके आवेदन को साबित करने के लिए आधार कार्ड प्रमाण नहीं होगा। दूसरा, राशन कार्ड भी इसका प्रमाण नहीं होगा, और आधार कार्ड और राशन कार्ड तो नहीं होगा, साथ में आपका वोटर कार्ड भी अब अमान्य है, वो भी किसी दस्तावेजी प्रमाण के रूप में आप पेश नहीं कर सकते हैं। भारत में अगर आप बात करें तो निश्चित रूप से ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ बहुत आसानी से हर घर में, हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी खूब तेजी से चल रहा है। राजद ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, कहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश, क्या किसी पार्टी की कोई साजिश हो सकती है? चूंकि चुनाव आयोग एक तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है, उस पर सरकार का नियंत्रण भी पूरी तरह नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। क्या ये सच है? क्या सत्ताधारी पार्टी इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है? इसमें कुछ दबाव बना करके अपने मुताबिक कुछ टर्म्स कंडीशन लगा करके कुछ इस तरह की नीतियां बनवा सकती? बहुत सारे सवाल हैं, राजद ने खड़े किए हैं, भाजपा ने अपना उस पर काउंटर अटैक किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दस्तावेजों को लेकर के जो तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि 26 दिन का समय, 25 दिन का समय, और बिहार की एक बड़ी आबादी कमाने खाने के लिए बिहार से बाहर रहती है, जिसमें तमाम युवा हैं, महिलाएं हैं, परिवार के परिवार बाहर रहते हैं। क्या बहुत बड़ी संख्या है, क्या वो लोग आकर के बिहार में 25 दिनों में अपने कागज भी जुटाएंगे और आकर के अपना आवेदन भी करेंगे? और ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। आप मान लीजिए कि 7 करोड़ 80 लाख लोगों में से लगभग 3 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे होंगे जो परिवार सहित या व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं बाहर होंगे, और उनके लिए जुटा पाना बहुत मुश्किल काम होगा। अब इसमें आप ये कहें कि 4 सवा 4 लाख लोग या आधे लोग जो बिहार में बहुत आसानी से जुटा लेंगे, ऐसा भी नहीं है, सबके लिए है तो मुश्किल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीए और एनआरसी से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सीए और एनआरसी एक धर्म विशेष पर लागू होता है, लेकिन यहाँ ये फरमान जो चुनाव आयोग का है, इसने सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोगों को संकट में डाल दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका शिकार आखिर होने वाले कौन है? इसका शिकार होने वाला वही गरीब गुरबा तबका है, जिनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई है, जिनके परिवारों के परिवार पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास ये दस्तावेज आएंगे कहाँ से, और वो जुटाएंगे कैसे, वो लाएंगे कहाँ से? निश्चित रूप से। और तब जब बिहार के चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, बिहार में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं, तब फिर ये आदेश क्यों हुआ है? बहुत सारे जानकारों की अलग अलग टिप्पणियाँ, अलग अलग मत हैं।
बहुत लोगों का कहना ये है कि इसके पीछे, मैं इस तरह का दावा नहीं कर रहा हूँ, प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ मेरी भी आशंका ये है कि, और मेरा भी मत ये हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो। अंत में आकर के 25 दिन के बाद हो सकता है चुनाव आयोग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा कह करके इससे हाथ झाड़ ले और कहे कि नहीं इसको चुनाव के बाद कराएंगे। तब तक इन 25 दिनों में जो राजनीतिक पार्टियां जिनको प्रचार करना है अक्टूबर के चुनाव या अक्टूबर या नवंबर में जब भी चुनाव होगा तो उसमें जिनको प्रचार करना है उनका तो प्रचार ही एकदम खत्म हो जाएगा और वो इसी सारी भागदौड़ में लग जाएंगे कि अपने अपने मतदाताओं के वोट बन जाए, तो पूरा चुनाव कैंपेन डिस्टर्ब हो जाएगा। और हो सकता है कि ये सब देखते हुए चुनाव आयोग ये कहे चूंकि इसमें इतना कम समय इसमें ज़्यादा चाहिए, चुनाव को हम टाल देते हैं और चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए। ये सारी संभावनाएं हैं, या हो सकता है ये कहा जाए कि पुरानी वोटर लिस्ट पे ही चुनाव होगा और ये कवायद इसके बाद कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में और बिहार के लोगों को एक नई परेशानी में डाल दिया है और ये लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है। ये व्यक्तिगत मेरा मत है, लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है और इसके कानूनी और संवैधानिक पहलू भी देखे जाने चाहिए। चूंकि चुनाव से इतनी नज़दीक आकर के इस तरह की अफरा तफरी मचा देना एक तुगलकी फरमान चुनाव आयोग का, और वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ये कहे कि मैं चुनाव कंडक्ट कराने मेरी जिम्मेदारी, सारी प्रक्रियाओं की मेरी जिम्मेदारी, तो आप जो मन में आएगा वो करेंगे, जो प्रैक्टिकल संभव नहीं है, जो प्रयोगात्मक रूप से संभव नहीं है, जो धरातल पर हो ही नहीं सकता, उसको लेकर के इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। तो इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश तो हो सकती है। इसके राजनीतिक पहलू और भी बहुत कुछ हैं, इसमें बहुत सारे इशारे हैं, इस पर करेंगे बात आने वाले समय में। कल या परसों इस पर फिर एक कार्यक्रम रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।